बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा मैं MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। 10th क्लास की जो केमिस्ट्री सीरीज़ है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम इस सीरीज़ का चैप्टर नंबर 15 डिस्कस करेंगे। आपके पीछे एक कैप्शन लिखा हुआ है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कंटेंट्स देखते हैं जी। कंटेंट्स में शामिल है जी सबसे पहले एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोनेंट। सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर को डिस्कस करेंगे, क्या है, उसकी कंपोजिशन डिस्कस करेंगे, फिर हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पोल्यूटेंट्स को डिस्कस करेंगे और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फिर वी विल डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्रीन हाउस इफेक्ट को। इसके बाद हम एसिड रेन को डिस्कस करेंगे और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम डिस्कस करेंगे ओजोन लेयर और ओजोन डिप्लीशन। ओजोन और उसकी डिप्लीशन को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं जी कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर जो है हमारे इर्द गिर्द जितने भी जो गैशियस कंपोनेंट्स हैं उनको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारा जो प्लेनेट है उसको हमने 4 स्फीयर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। वो 4 स्फीयर्स कौन से हैं जी? सबसे पहले देखें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। अगर बेटा मैं आपको इनकी डायग्राम दिखा सकूं तो ये जो है ये 4 स्फीयर्स हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले देखें कि अर्थ में प्लेनेट में वो हिस्सा जिसमें वाटर मौजूद है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। सो ये वाला जो पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। यानी आप कह सकते हैं कि जमीन के ऊपर जितने भी वाटर कंटेंट है सारे के सारे वो कहलाते हैं हाइड्रोस्फीयर। इसके बाद अर्थ के ऊपर जो लाइफ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें प्लांट्स शामिल हैं, जिसमें एनिमल्स शामिल हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल है, वो सारे के सारे जो कलेक्टिवली कहलाते हैं बायोस्फीयर। उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। और जो आपके पास रॉकी मटेरियल है, रॉकी से मुराद है कि सॉलिड अर्थ क्रस्ट है, पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, उन तमाम को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। और इसके अलावा जो हमारी सरफेस के ऊपर जो है वो एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर गैसेस शामिल हैं, एयर शामिल हैं, वो जो हिस्सा वो कहलाता है एटमॉस्फेयर। उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। तो अगर आप इसको वैसे जनरलाइज करना चाहें तो हमारा जो प्लेनेट है उसके 4 पार्ट्स हैं, सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट और गैसियस पार्ट, और चौथा पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट। तो जो सॉलिड पार्ट है वो कहलाएगा लिथोस्फीयर, जो लाइफ है वो कहलाएगी बायोस्फीयर, जो वाटर कंटेंट्स हैं अर्थ के ऊपर, प्लैनेट के ऊपर, वो कहलाएंगे हाइड्रोस्फीयर, और जो हमारा एयर कंटेंट है जिसके अंदर गैसेज आ जाते हैं, जिसके अंदर हम सांस लेते हैं, वो कहलाता है एटमॉस्फेयर। तो हमने आज के चैप्टर में सिर्फ एटमॉस्फेयर को, उसकी कंपोजिशन को, पोल्यूटेंट्स को और एसिड रेन वगैरह को डिस्कस करना है। बाकी जो पोर्शन है उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो देखिए जी सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है जी? 99% जो एटमॉस्फेयर है, 99% ऑफ एटमॉस्फेयर ये 30 किलोमीटर की रेंज में है। यानी जमीन से जब आप ऊपर जाते हैं तो 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इसके दरमियान जो आपकी एटमॉस्फेयर है उसका 99% पोर्शन मौजूद है। और मजीद जो है वो 75% जो है वो लोएस्ट 11 किलोमीटर के अंदर वाक़ है। यानी जमीन से ऊपर जो 11 किलोमीटर हैं उनके अंदर जो है वो तकरीबन 75% जो है वो आपकी एयर का मौजूद है। अब देखिए इसकी कंपोजिशन देखें कि आपके सामने एक पाई चार्ट बना हुआ है। इसमें देखते हैं हम कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है इसमें कौन सी गैस जो है वो कितने % है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे जो मेजर पोर्शन है इसके अंदर वो नाइट्रोजन गैस का है, और जो नाइट्रोजन है वो तकरीबन 78% बाय वॉल्यूम है। इसी तरह देखिए ऑक्सीजन जो है वो 21% बाय वॉल्यूम है, और जो 1% है वो बाकी गैसेस जिसके अंदर आर्गन शामिल है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, ये सारे मिलकर जो है वो 1% बनाते हैं। तो इस तरह टोटल जो है वो 100 इसका जो है वो वॉल्यूम बन जाता है। नेक्स्ट देखिए जी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हम जो है वो एटमॉस्फेयर की लेयर्स को 4 लेयर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं जी कि टेबल के अंदर जो है वो 4 लेयर्स हैं
टोटल एटमॉस्फेयर की। सबसे पहली लेयर कहलाती है ट्रोपोस्फियर, दूसरी लेयर कहलाती है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड लेयर कहलाती है मेसोस्फियर और चौथी लेयर कहलाती है थर्मोस्फियर। यानी अगर आप जमीन से ऊपर को मूव करते हैं तो ये जो पूरी एटमॉस्फेयर है इसको हमने 4 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। सो पहली लेयर जो ट्रोपोस्फियर है वो सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर 12 किलोमीटर तक, यानी जमीन से जब आप ऊपर जाएंगे तो 12 किलोमीटर तक का जो एरिया है, जो रीजन है, वो कहलाता है ट्रोपोस्फियर। और उसमें जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है वो 17 डिग्री सेल्सियस से कम होता -58 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जब आप ऊपर को मूव करते हैं तो आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है, यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। अब ये जो 17 डिग्री सेल्सियस है दैट इज टेकन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ठीक है, अब कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा है, माइनस में भी है सरफेस के ऊपर, और कहीं पे टेम्परेचर हाई है 45-50 पे भी है। तो जब आप तमाम का एवरेज लेते हैं टेम्परेचर तो वो 17 डिग्री सेल्सियस आता है। तो जब आप ऊपर जाते हैं तो जहां पर आपका ट्रोपोस्फियर खत्म होता है, यानी कि 12 किलोमीटर तक, तो 12 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वहां तक जो टेम्परेचर है आपका वो डिक्रीज होकर -58 डिग्री सेल्सियस तक रह जाता है। जब आप आगे मूव करते हैं तो 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक का जो रीजन है वो कहलाता है स्ट्रेटोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है, यानी -58 से स्टार्ट होकर -2 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। अब माइनस में टेम्परेचर जितना कम हो उतना ही वो ज्यादा काउंट होता है। ठीक है, तो इस रीजन में जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसकी रीजन हम अगली स्लाइड में देखेंगे जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। जो थर्ड लेयर है मेसोस्फियर वो 50 से 85 किलोमीटर की रेंज में है, और यहां पर जो टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज होता है -2 से -93 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो डिक्रीज करता है। और जो चौथी लेयर है इसकी दैट इज कॉल्ड थर्मोस्फियर। तो थर्मोस्फियर जो है वो रेंज करती है 85 से तकरीबन 120 किलोमीटर, यानी जमीन से ऊपर जाएंगे तो 85 किलोमीटर से आगे ऑनवर्ड 120 किलोमीटर तक जो है वो इसका जो एरिया है वो थर्मोस्फेयर कहलाता है। और वहां पर जो टेम्परेचर फिर इंक्रीज ही करता है, डिक्रीज नहीं करता। थर्मोस्फेयर के आगे भी जितने भी जो है वो कंपोनेंट्स है आपकी यूनिवर्स के, आगे फर्दर मूव करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए जी, हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं ट्रोपोस्फियर की और स्ट्रेटोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर देखिए, जो ट्रोपोस्फियर है इसमें आमतौर पर गैसेस मौजूद हैं, और पीछे हम कंपोजिशन देख रहे हैं उसकी 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और बाकी जो 1% है उसमें आर्गन शामिल है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स भी नेग्लिजिबल क्वांटिटी में मौजूद हैं। इसके अलावा देखिए, ये हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये नेग्लिजिबल हैं, लेकिन ये टेम्परेचर को मेंटेन करने में अहम रोल प्ले करते हैं। ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे जब हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे अगली स्लाइड्स के अंदर, तो फिर मैं बताऊंगा आपको कि टेम्परेचर को मेंटेन करने में इनका क्या रोल है। टेम्परेचर फॉल्स एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, यानी पर किलोमीटर जो है, यानी जब आप मूव करते हैं ऊपर तो 0 डिग्री सेल्सियस से जब जीरो से, यानी 0 पॉइंट से, यानी सरफेस ऑफ अर्थ से जब आप ऊपर मूव करते हैं तो 1 किलोमीटर मूव ऊपर करने से 6 डिग्री टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है। और ये वो रीजन है ट्रोपोस्फियर जिसमें आमतौर पर एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं। जितने भी हमारे जहाज हैं, जो पैसेंजर प्लेन्स हैं, वो इसी रीजन के अंदर जो है वो ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, स्ट्रेटोस्फियर क्या है। अगला जो रीजन है वो स्ट्रेटोस्फियर है, और इसलिए अहम है क्योंकि इसके अंदर ओजोन मौजूद है। ओजोन क्या है जी, ओजोन जो है इसका फार्मूला होता है O3, और ये सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनसे हमें बचाती हैं। अगर अल्ट्रा वायलेट रेज जमीन तक आ जाएं तो वो जमीन पर आकर एक किस्म की तबाही मचा देंगी, क्योंकि वो इंसानों के लिए सूटेबल रेज नहीं है। तो कुदरत ने फिर एक इंतजाम किया हुआ है कि स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ओजोन की एक तह बिछा दी है जो फिल्टर करती है सूरज की रोशनी को। और फिल्टर कैसे करती है कि अल्ट्रा वायलेट रेज को वहीं पर रोक लेती है और जो बाकी लाइट है उसको नीचे ले आती है। इसके बाद देखिए होता क्या है बेसिकली स्ट्रेटोस्फियर के अंदर कि जो ओजोन है उसके ऊपर जब यूवी अल्ट्रा वायलेट रेड पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सीजन के अंदर, O2 के अंदर और एटॉमिक ऑक्सीजन के अंदर। इसको कहते हैं डिसोसिएशन या डीफॉर्मेशन। अब होता क्या है
कि जब ये दोबारा से बनती है, O2 जब ऑक्सीजन से दोबारा रिएक्ट करती है तो ये O3 बनती है और साथ में हीट जनरेशन होती है। अब इस हीट जनरेशन की वजह से जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है, तो उसके इंक्रीज करने की वजह बचे ये है कि उसमें जो है वो जो ओजोन की पहले डिसोसिएशन होती है वो तो अल्ट्रावायलेट रेज की मौजूदगी में होगी, और जब इसकी दोबारा से फॉर्मेशन होगी तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, तो उसका स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट देखिए जी, प्लूटेंट्स क्या होते हैं। प्लूटेंट्स जो हैं ये किसी ऐसे केमिकल मादे को कहते हैं जो कि हवा में मौजूद है और उसकी हवा में मौजूदगी हमारे लिए नुकसान का बायस होता है, उसको कहते हैं प्लूटेंट्स। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, एनी हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एयर, सॉइल और वाटर। ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस जो एयर में मौजूद है, जो वाटर में मौजूद है, जो सॉइल में मौजूद है, जो उसको यूज करने के काबिल ना छोड़े, उसको हम कहते हैं प्लूटेंट्स। अब यहां पर याद रखिएगा कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, उसकी नॉर्मल क्वांटिटी जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, तो जब उसकी क्वांटिटी नॉर्मल मिकदार से इंक्रीज कर जाएगी तो वो पोल्यूटेंट बन जाएगा। और कुछ मादे ऐसे हैं जिनकी जरा सी मिकदार भी हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह है। मैं मिसाल देता हूं आपको, CO2 जो है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसके दो फायदे हैं, एक तो ये प्लांट्स को चाहिए ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें, और दूसरा CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में इसलिए अल्लाह ने रखी हुई है ताकि ये सूरज से जो आने वाली रेज हैं इनको यहाँ पर रोक कर जमीन का टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री मेंटेन कर सकें ताकि यहाँ पर लाइफ सर्वाइव कर सके, ठीक है। लेकिन जब यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपनी मिकदार से इसकी मिकदार बढ़ जाती है तो उस केस में फिर जमीन का जो दर्जा हरारत है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। तो नॉर्मल क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड की तो हमारे लिए बेनिफिशियल है और जरूरी है, लेकिन अगर अपनी मिकदार नॉर्मल से बढ़ जाती है तो फिर नुकसान करती है। तो जब तक ये नॉर्मल रेंज में मौजूद है तब तक बेनिफिशियल है, जब ये अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़ेगी तो ये पोल्यूटेंट बनेगी। इसके बरक्स दूसरा देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इसकी जरा सी मिकदार भी नहीं मौजूद होनी चाहिए, थोड़ी सी मिकदार भी अगर मौजूद हो तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। कंटेमिनेंट क्या होते हैं जी? कंटेमिनेंट ऐसे सब्सटेंस हैं जो किसी चीज को इम्प्योर कर देते हैं। अब कंटेमिनेंट प्लूटेंट हो भी सकते हैं और प्लूटेंट नहीं भी हो सकते। अगर तो कंटेमिनेंट किसी भी चीज को नाकाबिल इस्तेमाल बना दें, ठीक है जी, तो वो हो जाएंगे प्लूटेंट, और अगर नाकाबिल इस्तेमाल ना बनाएं तो फिर वो कंटेमिनेंट। जैसे फॉर एग्जांपल नमक है, नमक में थोड़ी सी चीनी डाल दें तो वो चीनी उसको क्या कर देगी, कंटेमिनेट कर देगी, तो वो क्या कहलाता है, कंटेमिनेंट। प्राइमरी प्लूटेंट्स क्या है जी? इसकी टाइप्स हैं दो प्लूटेंट्स की, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्लूटेंट्स वो होते हैं जो फॉसल फ्यूल की बर्निंग से निकलते हैं, इस तरह कोयला है, गैस है, पेट्रोल है, जब इसको बर्न करते हैं तो उससे जो है वो कॉक्स यानी कार्बन के ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं, CO2 और CO, ये निकलते हैं। नॉक्स यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NO और NO2 निकलते हैं, और सॉक्स SO2 और SO3, ये सारे जो हैं ये प्राइमरी प्लूटेंट्स कहलाते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट फॉसल फ्यूल की बर्निंग से प्रोड्यूस होते हैं। जब ये प्राइमरी प्लूटेंट्स एयर में चले जाते हैं तो ये फिर आपस में रिएक्शन करते हैं और आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सेकेंडरी प्लूटेंट्स। तो ऐसे प्लूटेंट्स जो प्राइमरी प्लूटेंट्स के आपस में रिएक्शन से पैदा उनको क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्लूटेंट्स। फॉर एग्जांपल एसिड रेन है, स्मोक है, ये सारे क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी प्लूटेंट्स कहलाते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है जी? सबसे पहले ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये देखिए कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये कॉक्स यानी कार्बन के ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड से पैदा होता है। पहले हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस होता क्या है। अक्सर आपने जो नर्सरी के इलाके जहां पर पौधे वगैरह उगाए जाते हैं फॉर कमर्शियल पर्पसेस, तो वहां पर आपने ग्रीन कलर के हाउसेस देखे होंगे। अब उनका बेनिफिट क्या होता है कि जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये सूरज की रोशनी को एनट्रैप कर लेते हैं, यानी अंदर तो आने देते हैं लेकिन बाहर नहीं जाने देते। इसलिए ग्रीन हाउस के जो अंदर का टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है जो कि पौधों के लिए जरूरी है, तो इसको कहते हैं ग्रीन हाउस। अब जो यहां पर काम ग्रीन हाउस कर रहे हैं ना, वही सेम इफेक्ट जो है वो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है। जैसे कि आपके सामने ये देखिए कि ये जो हमारी एटमॉस्फेयर है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है। तो जो सूरज की शुआएं आती हैं उनके अंदर रेज हैं जिनका नाम है IR रेज, इंफ्रारेड रेज। अब जो इंफ्रारेड रेज हैं
ये ज़मीन के अंदर तो आ जाती हैं, ज़मीन पर जब टकराती हैं तो टकराने के बाद सारी लाइट वापस चली जाती है। जो IR रेज हैं उनको जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर रोक लेती हैं, एनट्रैप कर लेती है, रोक लेती है, जिसकी वजह से ज़मीन का जो दर्जा हरारत है वो नॉर्मल 25 से 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रहता है। अगर हम फॉसिल फ्यूल जलाएंगे और फॉसिल फ्यूल जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जाहिर है कोयले में कार्बन होती है, तो जब कार्बन जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जब मिकदार फिजा में ज्यादा हो जाएगी तो फिर यहाँ पर जो एनट्रैप होने वाली सूरज की शुआएं हैं वो भी क्या हो जाएंगी, ज्यादा। तो जिससे क्या होगा, जमीन का दर्जा हरारत इंक्रीज कर जाएगा। अब ये वही काम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वही कर रही है जो पीछे ग्रीन हाउस कर रहा है, ठीक है जी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा होगी तो फिर एनट्रैप होने वाली जो हमारे पास सूरज की रेडिएशन है वो भी क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, तो जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। ये देखिए, अब देखें ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या है जी, ग्लोबल वार्मिंग का असर क्या है जी। ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ाता है। कितना, इसकी वजह से तकरीबन 0.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है। इसके अलावा एक्सट्रीम एंड इंटेंस वेदर कंडीशन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर है वो पाकिस्तान है, कि यहाँ पर जो है वो वेदर एक्सट्रीम होते जा रहे हैं, यानी गर्मियों में शदीद गर्मी, सर्दियों में शदीद सर्दी और बेमौसमी बारिशें। ये सारी की रीज़न क्या है जी, ग्लोबल वार्मिंग है जी। इंक्रीज फ्लडिंग, इससे जो है वो चूंकि गर्मी ज्यादा है, ग्लेशियर ज्यादा पिघलते हैं तो फ्लडिंग ज्यादा होती है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या कहते हैं जी, जिसको वो जो गोल गोल घूमती है ना, हवा रोटेट करती है, बगुला जिसको बोलते हैं, उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, जो वो उसकी मिकदार जो बढ़ जाती है। इसके अलावा इंक्रीज इन सी लेवल, जाहिर है जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र के लेवल में इजाफा होगा, तो जो समुद्र के जो सरहदी इलाके होते हैं, जो साहली इलाके होते हैं, उनकी फिर ज़ेर आब आने का भी खतरा होता है। तो वो जो समुद्र है उसका लेवल बढ़ता जा रहा है और जो आबादी जो है वो सिकुड़ कर पीछे की तरफ शिफ्ट हो रही है। नेक्स्ट देखें जी, एसिड रेन क्या होती है। अभी हमने पढ़ा कि 3 तरह के जब हमारे पास ऑक्साइड्स हैं, एक है कॉक्स, एक है नॉक्स और एक है सॉक्स, यानी कार्बन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स। अब नॉर्मली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो मौजूद होती है फिजा के अंदर, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब बारिश होती है तो पानी इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और इस पानी जो है डिसॉल्व करने से बनाता है कार्बोनिक एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड की प्रोडक्शन है इसकी वजह से जो एसिड रेन है, सॉरी जो नॉर्मल रेन है उसकी pH 7 से कम हो जाती है और नॉर्मल रेन की जो pH है वो तकरीबन 5 से 5.5 के दरमियान होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है। लेकिन अगर फजा के अंदर जो पोल्यूटर्स मौजूद हो, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मौजूद हैं, जैसे सल्फर के ऑक्साइड्स मौजूद हैं, तो इनको डिसॉल्व करने से जो वाटर है वो बना देता है HNO3 और साथ में H2SO4। तो इनकी मौजूदगी की वजह से पानी की जो pH है वो मजीद कम होकर 4 पर आ जाती है, 3 से 4। तो इस तरह की रेन को क्या कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है। जिस तरह ये देखें, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये सल्फर के ऑक्साइड हैं, जब इन फॉसिल फ्यूल से निकलकर फजा में आए तो ये वाटर से मिले, तो वाटर से मिलकर उन्होंने क्या बनाया, H2SO4 और HNO3। इसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि एसिड रेन के इफेक्ट्स क्या होते हैं जी। पहला देखिए, लीचीज हैवी मेटल टू रिवर एंड लेक्स मेकिंग इट टॉक्सिक फॉर ह्यूमन एंड एक्वेटिक लाइफ। जब ये जमीन में एसिड रेन आएगी, सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, नाइट्रिक एसिड आएगा, तो जमीन से ये हैवी मेटल को अपने अंदर डिसॉल्व करके समुद्रों और झीलों में और दरियाओं में ले जाएगा। वहां पर जाकर ये जो पानी होगा वो जब इंसान यूज करेंगे तो वो जो हैवी मेटल है वो इंसान के जिस्म का हिस्सा बन जाएंगे और इंसान के जिस्म के अंदर कैंसर पैदा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है, जब वो डिसॉल्व होकर जाती है तो एल्यूमिनियम जो गिल्स होती हैं फिश के, उनको ब्लॉक कर देती हैं और जो फिश है उसके मरने का सबब बनती हैं। इसी तरह देखें, जो बिल्डिंग्स होती हैं जो मार्बल की बनी, जिस तरह ताजमहल है, तो जब ताजमहल पर एसिडिक रेन जब वो पड़ेगी तो उसकी चमक को खत्म कर देगी, क्योंकि जो एसिड है वो कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल से रिएक्शन करता है, तो उसकी जो चमक दमक है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा जब ये ज़मीन पर पड़ती है तो इंसान तो नॉर्मली इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि जब एसिड रेन होगी तो उसकी प्रोडक्शन हो जाएगी, इंसान तो शेल्टर ले लेंगे। लेकिन जो परिंदे जानवर मौजूद हैं, जो पौधे मौजूद हैं, तो उनकी जो है वो स्किन जो है वो ज़ाहिर है उनका जो बॉडी है उसको शदीद खतरात जो है वो लाहक हो सकते हैं, इवन उनकी जान भी जा सकती है।
ओजोन का मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ओजोन क्या है। ओजोन एक लेयर है फिजा में जो कि ज़मीन पर आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को वहीं पर रोक देती है। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो कैसे रुकती हैं जी, जो ओजोन मौजूद है जो वो अल्ट्रावायलेट रेज से रिएक्शन करके क्या बनाती है, O2 और O, इसको बोलते हैं डीफॉर्मेशन। अब जब ये O2 और O जो है ये दोबारा क्या करता है, ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके O3 बना देती हैं। तो इस तरह ये फॉर्मेशन और डीफॉर्मेशन का जो रिएक्शन है वो चलता रहता है। लेकिन इंसान ने क्या किया, इंसान ने प्रोड्यूस किए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, CFCl3, जो ये बॉडी स्प्रेज होते हैं, ये जो रेफ्रिजरेशन से गैसेस निकलती हैं, लीक होती हैं, एयर कंडीशनर जो AC से गैस निकलती है, जब वो फिजा में जाते हैं तो उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इन ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिस तरह ये जब आप देखें CFCl3, इस पर जब UV पड़ेगी तो कन्वर्ट हो जाएगा क्लोराइड फ्री रेडिकल में। क्लोराइड फ्री रेडिकल ऑक्सीजन से O3 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, O2 और OCl फ्री रेडिकल। OCl फ्री रेडिकल जो है वो बनाएगा O फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल। तो ये जो O है ये आपस में मिलकर जो है O2 बना देंगे। अब इससे क्या होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के आने से वो जो फॉर्मेशन, पहले डीफॉर्मेशन होती है वो तो हो जाती है, लेकिन दोबारा से फॉर्मेशन नहीं हो पाती, जिससे क्या होता है कि ओजोन जो है वो वहां से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। तो दो रीजन हैं, एक है एंटार्कटिक रीजन और दूसरा है आर्कटिक रीजन। इन दोनों रीजन्स के ऊपर जो है वो ओजोन जो है वो एक शगाफ की सूरत में गड़ा पड़ गया है, जिससे जो है वो ओजोन डिस्ट्रॉय हो गई है। तो अब ओजोन अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उसके इफेक्ट क्या होंगे, उसका पहला इफेक्ट क्या होगा कि ब्रीच ऑफ UV रेज, जो ब्रीच यानी जो UV रेज हैं वो उसको स्ट्रेटोस्फीयर को क्रॉस करके ज़मीन पर आ जाएंगे और वो स्किन कैंसर को काज करेंगे। इसके अलावा ये इन्फेक्टियस डिजीज़ को इंक्रीज करने से, लाइक मलेरिया वगैरह, यानी जो वबाई अमराज होते हैं उनको फैलाने का सबब बनते हैं। और इसके अलावा ये विंड पैटर्न को भी चेंज कर देते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज आती है जी। तो ये है जी हमारा आज का चैप्टर। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम इसके कुछ MCQs देखते हैं इन ऑर्डर टू अप्लाई आवर कॉन्सेप्ट्स। तो पहला है जी, ओजोन इज प्रेजेंट इन, ओजोन जो है वो किस लेयर में मौजूद है जी, तो ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है। बीटा जो है इसका राइट ऑप्शन है। सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन सा इसमें, कौन सा नहीं है, ये नॉक्स भी प्राइमरी है, कॉक्स भी प्राइमरी है, सॉक्स भी प्राइमरी है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है जी, ओजोन डिप्लीशन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट देखें, सॉलिड रॉकी मटेरियल ऑन अर्थ, जो रॉकी मटेरियल है उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। और जो वाटर वाला मटेरियल है वो हाइड्रोस्फीयर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बायोस्फीयर, और जो एयर कंटेंट्स है वो एटमॉस्फेयर। तो बेटा यहाँ पर जो हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। कोई क्वेश्चन हो, आंसर कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारा MK प्रिपरेशन का जो है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह फेसबुक पर भी जाकर हमारा जो MK प्रिपरेशन का जो पेज ज़रूर फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।